आज देखें, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके अलग लेके आया हूं। इतना आपके दिमाग में ये रखना है कि अगर चैप्टर 3 से बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो आपको बगैर हेजिटेशन इन सभी क्वेश्चनों को जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, थोड़ी सी वीडियो लेंदी होंगे, लेकिन इन सभी क्वेश्चनों को केयरफुली आपको पढ़ के जाना है। बस इतना आपको ये समझना है कि अगर चैप्टर 3 से अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो इससे लड़ेगा, फिक्स है, 100% गारंटी के साथ फिक्स है, लड़ेगा। जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में पूछी भी गई है, गेस्ट पेपर में भी है, और हम लोग के ये दृष्टि में है भी कि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके पूरी चून करके लेके आया हूं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह, एक सीरीज लेके आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको कभी भी इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। स्टार्ट कर दिए तो सभी क्वेश्चनों के एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। हम आराम से आपको पूरा कंसेप्ट याद कराते हुए चलेंगे, किसी प्रकार के इसमें कोई डाउट नहीं आने देंगे। हम उतनी बेसिक पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उतना ही इसमें स्टडी करेंगे जितना कि हमें बोर्ड परीक्षा में लिखने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे आप। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार अगर आए हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को पहले से देख रहे होंगे तो लाइक करना तो कभी भी नहीं भूलेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर आप जरूर करेंगे। ठीक है, यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। देखेंगे यहां अनुगमन वेग को दो नामों से जानते हैं। पहला, या तो आप उसको अनुगमन वेग बोलोगे या तो उसको अपवाह वेग बोलोगे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। कह रहा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। दो प्रश्न इसमें है, ये 3 मार्क्स में आपके यूपी बोर्ड में आएंगे। लिखा है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य। 1 क्वेश्चन, यहां पे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा स्टार्ट कहां से होता है? दूसरा यहां से स्टार्ट होता है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ये इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। इसके लिए थोड़ा सा हम इस फिगर पे गौर करेंगे। यहां जो फिगर हमारे सामने है इस पे गौर करो। हमारे पास एक ये चालक है और इस चालक में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपको सिर्फ ऐसे स्थिर दिख रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं होता है। ये चालकों के अंदर फ्रीली और रैंडम, इनकी गति निश्चित नहीं होती है। ये अनियमित दिशा में मूव करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एज लाइक दिस, इसके जैसा। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर आएगा। इनकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है कि ये इसी डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर? ऐसे कंटिन्यू, ये हमेशा अटरनम ये गति करते रहते हैं, बट डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गति की जो दिशा है वह एक निश्चित दिशा में करते हैं। तो एक निश्चित दिशा में ये तभी होंगे जब सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स लगाने के लिए इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उत्पन्न कर दे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों पे विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। और जब सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक ही दिशा में एक नियत बल काम करने लगे तो सब के सब एक ही तरफ जाएंगे। तो जिस ये नियत वेग से एक तरफ जाएंगे उसी के औसत मान का नाम हम रखेंगे अनुगमन वेग। देखेंगे यहां हमारे पास एक ये फिगर है, इसमें देखें ये इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया है, ये इधर उधर घूम रहे थे तो मैंने क्या किया, इन्हें एक बैटरी से जोड़ दिया है। इसका ये माइनस सिरा है और ये क्या चीज है, प्लस सिरा। जैसे ही मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ा तो मैंने क्या देखा, इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव, प्लस से जो जुड़ा है वो पॉजिटिव, और जो माइनस से जुड़ा है ये क्या हो गया, नेगेटिव। और जैसे ही इसका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरी सिरा नेगेटिव हुआ, ठीक उसी क्षण ये प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, ये वाला। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ,
इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक विपरीत दिशा में बल काम करने लगा, और जब विपरीत दिशा में बल काम करने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन हुए क्या, यह अब एक निश्चित डायरेक्शन में ऐसे भागना शुरू कर दिए, ये इस तरह से एक निश्चित दिशा में। देखें सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये इस तरह से। ऐसे एक निश्चित दिशा में ये ऐसे आगे बढ़ने लगे। तो जिस वेग से ये निश्चित दिशा में जाते हैं ना, इसी के औसत मान का नाम हम क्या रखते हैं, इसी के औसत वेग का नाम क्या रख देते हैं, अनुगमन वेग। तो देखें हमें अनुगमन वेग का परिभाषा निकल के आ गया। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे, ठीक है। यहां देखें इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहां देखेंगे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। भाई वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जिस वेग से जा रहा है वह वेग क्या मान लिए है, v। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का वेग है। लेकिन अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग अगर फाइंड करना हो तो हमें औसत वेग निकालना पड़ेगा। कैसे औसत वेग निकालना पड़ेगा, तो यहां देखो सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ के जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाग दे देंगे तो औसत वेग निकलेगा। फिलहाल मेरी यहां जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या लेना है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के औसत वेग से हमें मतलब है। किस वेग से भाई, औसत वेग से। परीक्षा में जितना पूछ रहा है उतना पूरी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। और इसी औसत वेग का नाम इसमें क्या पड़ जाता है, अनुगमन वेग। जितने ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालते हैं और इसी औसत वेग का नाम रखते हैं अनुगमन वेग और लिखते हैं vd से। d फॉर ड्रिफ्ट, v फॉर वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब औसत वेग। तो अब अनुगमन वेग का परिभाषा देना होगा। छोटा में क्या परिभाषा देंगे, सिंपल भाषा बोलेंगे ऐसे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। जोड़ लो परिभाषा भाई, क्या जोड़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, vd से। आसान सा परिभाषा निकल गया। क्या परिभाषा देंगे अनुगमन वेग का, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब देखें इसमें एक और जो प्रश्न हमारे साथ जुड़ा था वह ये था, ये देखेंगे, ये यहां पे है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। हमें तो परिभाषा निकल गया अनुगमन वेग का, अनुगमन वेग का डेफिनेशन तो यहां से निकल गया। क्या परिभाषा निकला है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, यह संबंध फाइंड करना है। तो हम यहीं से अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच एक रिलेशन निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पे आपका परिभाषा भी जो निकाले हैं वो चीजें ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है। अनुगमन वेग का परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। आपका परिभाषा यहाँ निकल गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज का, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध का। अब हम बात करेंगे इसमें, यहां देखें, अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध के लिए हमें फार्मूले का डेरिवेशन कैसे लेके आना है। तो इसके लिए एकदम आसान सा तरीका, हम एक ये चालक बनाए हैं और इस चालक में ये रेड वाला जो भी रेड डॉट दिख रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या किए हैं, जो ये फिगर बनाए हैं, इस फिगर में जो चालक आपको दिखाया गया है, इस चालक की लंबाई कितनी है L, और इस चालक का ये परिच्छेद क्षेत्रफल ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें, ये इसका ये परिच्छेद क्षेत्रफल है और परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, ये है।
यानी चित्र में L लंबाई का एक चालक बना है जिसका ये परिच्छेद क्षेत्रफल क्या मान लिए है, A है। और मान लिए है कि अगर इस चालक का टोटल आयतन कितना हो, V हो। इमेजिन इस चालक का टोटल अगर आयतन V हो तो इस टोटल आयतन में से एक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान लिए हैं, N। यानी इसके एक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है, 2 आयतन में 2N इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 आयतन में 3N इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4N होंगे, 5N में कुल कितने, 5। देख लो, हमारे कहने का मतलब इसके एक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है तो 2 आयतन में क्या होगा, तो N में 2 से गुणा कर देना। मैं पूछूंगा 3 आयतन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 3 से गुणा कर देना, 3N। मैं कहूँ 4 आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 से आप N में गुणा कर दोगे तो 4N, टोटल इलेक्ट्रॉन 4N। ऐसे मैं बोलूं कि अगर हमारे पास यह एक चालक है और इस चालक का आयतन क्या है, V, तो अगर मैं पूछूं इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहोगे आप V से N में गुणा कर देंगे तो V इंटू N टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, V इंटू क्या होगा, N, ये टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। गौर करना, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। फिलहाल मेरी बात क्या चल रही है कि चित्र में ये एक चालक दिखाया है, इस चालक की लंबाई L है और इसका जो ये परिच्छेद क्षेत्रफल है ये क्या चीज है, A है। और इस चालक के एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, N। तो लिखे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N है। अगर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी जिस नियत वेग से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस नियत वेग से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इनके औसत मान को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हो, Vd, और अगर ये t टाइम में यहां से यहां तक चले तो कितना दूरी चल लेंगे, L। तो अगर ये t टाइम में L दूरी तय कर लिए होंगे तब हम फार्मूले का डेरिवेशन इसके बाद आसानी से स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले इतनी चीजें दिखाना पड़ेगा, दिखाने के साथ साथ फिगर में जो जो चीजें दी हुई होती हैं उसको लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं है डायरेक्ट वे में डेरिवेशन स्टार्ट करोगे, नहीं, पहले फिगर आप बनाओगे, उस फिगर में जो जो चीजें दी हुई हैं आप उसको लिखोगे, उसके बाद डेरिवेशन होगा। तो क्या लिखोगे, देखो लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे आप लिखोगे, सिस्टमेटिक बोलोगे। चित्र में L लंबाई का एक चालक दिखाया गया, पहले पे इसको लिखोगे, क्या लिखेंगे, चित्र में L लंबाई का एक चालक दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे इसको लोगे जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, A है। ऐसे सिस्टमेटिक लिखोगे। चित्र में L लंबाई का एक चालक दिखाया गया है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, A है। और इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। दोबारा सुनो, चित्र में L लंबाई का एक चालक दिखाया गया है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A एवं इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। उसके बाद बोलेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd एवं t समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो, L हो, तब क्या निकलेगा फार्मूला। अब देखो t समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो, L, ये दूरी हो गया L। तो ये L क्या है, दूरी, और दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो किस चाल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Vd, तो हो गया Vd। कितने टाइम में गया है, t, तो हो गया t। इसका मतलब कि अगर मैं दूरी की वैल्यू पूछूंगा तो बोलोगे आप आसानी से v इंटू एल बराबर Vd इंटू टी। बोलो क्लियर हो गया। दूरी कितना है बाबू, L, तो दूरी बराबर क्या फार्मूला पढ़े, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है Vd और कितना समय ले रहा है t, तो चाल गुणे समय यानी Vd इंटू टी। बोलो क्लियर हो गया। ये अगर मैं मान लूं कि इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N हो, इमेजिन यदि चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N हो, तो अगर मैं पूछूं कैपिटल N का मान क्या निकलेगा, तो अभी मैं बताऊं इस चालक में अगर मैं पूछूं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप ये गौर करो ना, इस चालक के एक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आयतन में कहेंगे तो 2 से N में गुणा कर दोगे,
3 आयतन में पूछेंगे तो 3 से n में गुणा करोगे, 10 आयतन में पूछेंगे तो 10 से आप n में गुणा कर दोगे। ऐसे ही इस चालक के टोटल आयतन कितने हैं v, मैं पूछूंगा v आयतन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो v से आप n में गुणा कर दोगे तो ये v इंटू n टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो क्लियर हो गया? v इंटू n लिख लो या n इंटू v लिखो, बात एक ही होता है। अब आप थोड़ा सा गौर करोगे, ये v क्या चीज है? आयतन है। और आयतन बराबर आप एक फार्मूला पहले से पढ़ते आए हो, बहुत पहले से आयतन का फार्मूला है। आयतन बराबर फार्मूला पढ़े हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन का फार्मूला होता है। और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। अब ऊंचाई कह रहा है तो आप बोलो यहां से यहां तक की चालक की ऊंचाई कितनी है? L है, तो ऊंचाई के जगह पे हम क्या लिख लेंगे? L। इसका मतलब इस आयतन भी के जगह पे हम लिख सकते हैं A इंटू L। तो अब देखो ये n बराबर फार्मूला हो गया, ये n, और यहाँ भी के जगह पे क्या हो जाएगा? A इंटू L। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आसानी से अब आप एक फार्मूला लास्ट में यूज करेंगे विद्युत धारा का। क्या विद्युत धारा का फार्मूला होता है? I बराबर फार्मूला होता है Q अपान T। क्लियर? I बराबर क्या फार्मूला होता है? Q अपान T, बस। और यहाँ Q बराबर क्या फार्मूला होता है? N इंटू E। यहाँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो n लिए है, नहीं रहता तो स्मॉल n लेते, ठीक है। और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा? t। अब आप देखो यहाँ n है, n की वैल्यू कितना आया है? n a l इंटू क्या हो जाएगा? e, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? t। देखो कितनी आसानी से आ रहा है। ये n a है तो आप सिर्फ लिख लो n a। अब आप देखो यहाँ l आया है, l की वैल्यू क्या निकला है? vd इंटू टी। अब पहले से क्या मौजूद है? E, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है? t। आप देखो ये t से ये t कट जाएगा तो फार्मूला क्या मिल गया? यहाँ n a v d इंटू ई। तो e को हम पहले लिख लेते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं n e a, अब v d लिख लेंगे बाद में। यही रिलेशन होता है। बोलो क्लियर हो गया? यानी ये विद्युत धारा I और अनुगमन वेग v के बीच में संबंध पूछेगा तो I बराबर क्या फार्मूला बताओगे? n e a इंटू वी डी। यही हमारा रिलेशन होता है। गौर से सुनो, क्या रिलेशन होता है? I इक्वल टू, बोलो जरा तो, n e a इंटू क्या हो गया? वी डी। यही किसका रिलेशन है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच का ये रिलेशन है। बोलो क्लियर हो गया? अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले पूछेगा अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, तो हम अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग का परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के वेग के औसत मान को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। कहेगा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, तो पहले हम ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद इस फिगर में जो जो चीजें दी हुई है मैं बोला हूं ऐसे लिखोगे, फिर यहां से ये इतनी सी डेरिवेशन आप कर लोगे, ये आपके 3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो। अब देखो कहीं कहीं क्वेश्चन की लास्ट टर्म को बदल देता है, जैसे अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहां तक तो निकल गया। लास्टवा में कभी कभी बदल देता है, कहता है अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, यानी विद्युत धारा हटा के धारा घनत्व दे देता है। प्रश्न बाकी ऊपर का सेम रहता है कि अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध पूछ देता है। अनुगमन वेग और विद्युत धारा हटा देता है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व ला देता है। तो उसके लिए क्या आप रिजल्ट लिखोगे? तो गौर करोगे, सिमिलर काम करेंगे। इस चीज को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां दूसरा प्रश्न देखोगे, उसी से सेम रिलेटेड लिखा है। क्या? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है? प्रश्न सेम, लेकिन लास्ट वाली टर्म क्या बदला है देख लो। लास्ट वाले टर्मों में थोड़ी सी बदलाव बस ये कर दिया है। अब बदलाव क्या किया है गौर करो, ये किया है कि अब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आ गया। पहले विद्युत धारा घनत्व के जगह पे पहले ये विद्युत धारा I दिया था, लेकिन अब धारा घनत्व अब J आ गया है। ठीक है, तो अब हमें विद्युत धारा और धारा घनत्व के बीच संबंध निकालना है। तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। आ रहा है मेरी बात समझ में? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? जो पहले परिभाषा लिखे हो परिभाषा वही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ धारा घनत्व और विद्युत धारा में संबंध निकालने के लिए मेरे को धारा घनत्व का परिभाषा लिखना पड़ेगा। क्या होगा गौर करो,
यहां देखो अनुगमन वेग का सिमिलर परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ये सिमिलर रहेगा। क्लियर हो गया। अब धारा घनत्व के बीच संबंध पूछेगा तो यहां नीचे हम लिख लेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो हम कुछ जानते खास नहीं है, बट ये धारा घनत्व का फार्मूला जरूर जानते हैं। क्या फार्मूला होता है धारा घनत्व का? J इक्वल टू फार्मूला होता है I/A। बोलो क्लियर है। अब देखो ये J इक्वल टू या I की फार्मूला अभी आप निकाले हो, I इक्वल टू NEA इंटू VD, अभी जस्ट निकाले हो पहले, तो बस I के वैल्यू हम रख देंगे, क्या होगा NEA इंटू VD डिवाइडेड बाई आपका नीचे क्या है A। ये देखो ये A से A मर गया, तो ये J इक्वल टू क्या आपका फार्मूला निकल गया NEVD। बोलो क्लियर हो गया। ये आपका रिलेशन निकल गया अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच का, ये वाला J है धारा घनत्व। बोलो क्लियर हो गया। करंट डेंसिटी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध बहुत छोटा सा में आपका आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था देख लो, लिखा है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। तो हम यहाँ परिभाषा दे देंगे कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे VD से लिखते हैं। और कह रहा है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच में क्या संबंध है, तो हम यहाँ से फॉर्मूले डिराइव कर देंगे। J इक्वल टू I/A, I की वैल्यू निकाल चुके हैं NEA इंटू VD डिवाइडेड बाई A से A कट गया, NE इंटू क्या मिल गया VD। ये अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच का रिलेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम यहां पे, ठीक है। इसमें देखेंगे ये प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशीलता तथा विद्युत धारा या धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। गतिशीलता को समझने के लिए बहुत आसान सी परिभाषाओं का इस्तेमाल करेंगे। ये होता है छोटा वाला माइनस, ये क्या होता है प्लस। अभी आप पढ़े हो कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर मौजूद होते हैं, जब तक इनके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अनियमित गति करते हैं। लेकिन अभी आप जस्ट पढ़े हो, जैसे ही हम बैटरी के सिरे से जोड़ते हैं इसको, जैसे ही हम बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते ही इसका ये वाला सिरा ये हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि प्लस से जो जुड़ा है पॉजिटिव और जो माइनस से जुड़ा है ये नेगेटिव हो जाता है। और जैसे ही ये बैटरी से जुड़ा, यहाँ बाह्य इसके चालक के समीप एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी चालक में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये ई उत्पन्न होता है ना, ये वैद्युत क्षेत्र ई, ये वैद्युत क्षेत्र जो ई उत्पन्न होता है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाते हैं, ऐसे गति करने लगते हैं। तो ये जिस निश्चित वेग से गति करते हैं, उन निश्चित वेग के औसत मान का नाम रखा गया अनुगमन वेग। अनुगमन वेग और अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग के अनुपात का नाम रखा गया है गतिशीलता। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इसका मतलब कि वैद्युत, सिंपल परिभाषा में देंगे हम कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम चाहें तो यहां गतिशीलता का आसानी से ये परिभाषा यहां निकाल सकते हैं। गतिशीलता का गतिशीलता इक्वल टू यहां हो जाएगा अनुगमन वेग बट्टे हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। ऐसे वैद्युत क्षेत्र, यानी अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं और गतिशीलता को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। यानी म्यू इक्वल टू अनुगमन वेग के लिए लिख लेते हैं VD और वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या लिख लेते हैं? E। यानी म्यू इक्वल टू निकल गया VD अपान E। अब तो हमें गतिशीलता का यहां से परिभाषा निकल गया। आसानी से हम गतिशीलता का परिभाषा यहां से दे सकते हैं। क्या परिभाषा देंगे? सिंपल बोलेंगे, अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के बट्टे को हम कहते हैं अनुपात।
तो बोलेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू मिल गया VD अपान E। अब प्रश्न में क्या है, कह रहा है गतिशीलता तथा विद्युत धारा, आ रहा है मेरी बात समझ में, अथवा धारा घनत्व के बीच में संबंध क्या करिए, स्थापित करिए। तो यहां आप गतिशीलता का परिभाषा देख रहे हैं, यहां लिखा भी है कि अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको म्यू इक्वल टू फार्मूला भी निकाल के दिखा दिया है, VD डिवाइडेड बाई E। बोलो क्लियर है। अब हम संबंध निकालेंगे कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा तथा धारा घनत्व के बीच में क्या गतिशीलता तथा विद्युत धारा अथवा धारा घनत्व के बीच में क्या संबंध होता है, ये निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें VD आता होगा। तो अभी फार्मूला लिख के आया हो वही यूज कर लो। I बराबर फार्मूला लिखते आए हो NEA इंटू VD। ये तो अगर मैं पूछूं कि यहां से VD की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे ये पूरा इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो I बट्टे ये क्या होगा NEA, तो बराबर में यहाँ क्या बचेगा VD। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी VD आया होगा हम उसके जगह पे I अपान NEA इंटू लिख सकते हैं। देखो तो ये म्यू इक्वल टू हमारा मिल जाएगा, यहाँ VD है, इस VD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, I अपान NE इंटू A, और पहले से नीचे क्या मौजूद है, E। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो हमारे पास एक रिलेशन बरकरार हो गया, किसका किसका, म्यू क्या है गतिशीलता और I क्या है विद्युत धारा। तो अगर सिर्फ ये पूछता है कि गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए तो यहीं तक रहने देते, छोड़ देते, ठीक है। कब, जब प्रश्न सिर्फ कहता कि गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, सिर्फ इतना कहता तो हमारा आंसर यहां डन है। अगर कह दे रहा है ये बातें कि धारा घनत्व के बीच, यानी गतिशीलता और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो एक स्टेप बढ़ जाएंगे। क्या स्टेप बढ़ेंगे, हम फार्मूला ये जानते हैं कि J बराबर फार्मूला होता है I बट्टे A, यानी जहां कहीं भी I अपान A आएगा हम उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, J। समझ में आया। तो अब देखो ये म्यू इक्वल टू, आप देखो ये I बट्टे ये A आया है ना, तो ये I और A के बदले में हम क्या लिख लेंगे, J, और नीचे क्या लिखा तब बच जाएगा NE इंटू कैपिटल E, ये बचेगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या रिलेशन है, ये J होता है धारा घनत्व और म्यू होता है गतिशीलता। तो गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध पूछेगा तो यहां तक लिखेंगे, और गतिशीलता और विद्युत धारा के बीच में संबंध पूछेगा तो यहां तक लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखेंगे अब ये देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, ये देख लो एसआई के शक्तिमान जैसा ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य। इसमें इस चैप्टर में जरूर ये भाई साहब लेके आएगा अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग, तभी जाके डेरिवेशन होगा। कह रहा है इसके आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करिए, ठीक है। तो याद रखना है, पहले आपको एक परिभाषा लिखना है कि अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, जो कि प्रीवियस क्लास में, सॉरी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आप पढ़े हो। तो सिमिलर आप वही परिभाषा लिख दोगे अनुगमन वेग का, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कह रहा है इसके आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करिए। और हम फार्मूला पढ़े हैं, ओम का नियम होता है V अपान I इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट नियतांक, ये इसको हम V अपान I इक्वल टू इस नियतांक को हम किससे लिख लेते हैं, R से। क्लियर हो गया। तो अगर V अपान I इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर मैं ला दूं तो ओम के नियम का व्याख्या हो जाएगा। अगर V अपान I इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं आएगा तो ओम के नियम की व्याख्या नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, इसके आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग का परिभाषा देंगे
उसके बाद से ओम के नियम का व्याख्या करेंगे। तो ओम के नियम का व्याख्या करने के लिए बस हमारे दिमाग में एक फार्मूला याद हो जाएगा तो सारा खत्म, कि अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच में क्या रिलेशन होता है। इंपॉर्टेंस रखता है ये कि अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो सारा चीजें हल हो जाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि अनुगमन वेग Vd और विभवांतर के बीच में रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा गौर करोगे। ये रिलेशन होता है E इंटू कैपिटल V इंटू टाउ डिवाइडेड बाई होता है M इंटू L। ये एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, अनुगमन वेग और विभवांतर, Vd अनुगमन वेग और कैपिटल V विभवांतर। ये जो कैपिटल V आपके सामने ये दिख रहा है ये विभवांतर है। तो आपको ये फार्मूला दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा यार, कि अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो क्या संबंध होता है। तो ये संबंध आपको याद रखना पड़ेगा, Vd इक्वल टू EV इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ml। बोलो क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में Vd की वैल्यू निकालेंगे। तो Vd की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो I बराबर फार्मूला बताए हैं NEA इंटू Vd। अब देखो ये Vd की वैल्यू निकालना है तो NEA इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये I अपान क्या होगा NE इंटू A बराबर में सिर्फ क्या बच जाएगा आपका Vd। इसका मतलब ये हुआ कि इस Vd के जगह पे हम लिख सकते हैं I अपान NEA इंटू A। तो वही इस Vd के जगह पे हम Vd के जगह पे क्या लिख लेंगे, इस Vd की जगह पे I अपान ये NEA। क्लियर हो गया। इक्वल टू क्या मिल गया है EV टाउ डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया है M इंटू L। बोलो क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा गुणा कर लेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, गौर करो। पहले NEA का गुणा EV टाउ में करेंगे तो बोलो N है तो हो जाएगा N, E का गुणा E में होगा तो क्या होगा E स्क्वायर, AV इंटू टाउ है तो ये होगा AV इंटू टाउ डिवाइडेड बाई I का गुणा ML में करेंगे तो ये होगा I इंटू ये ML। बोलो क्लियर है। हमें क्या चाहिए, ओम के नियम के लिए V बट्टे I चाहिए, यानी V का बट्टे I चाहिए, यानी इस V का बट्टे में I चाहिए। तो I इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो बोलो हमारे पास मिलेगा क्या, यहाँ देखो यहाँ हमारे पास मिलेगा क्या, आप ये देखो क्या मिलेगा। ये V जहाँ है सेम V यही रख लेंगे, ये I इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो V अपान I हो गया। तो अब देखो भाई V जहाँ था यही रख लिए, I इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में। तो बराबर में इधर क्या बचा है आपका M इंटू L बचा है डिवाइडेड बाई है देखो NE स्क्वायर A और टाउ V के साथ गुणा में है, जब बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये NE स्क्वायर A इंटू ये टाउ, ये आ गया इधर। और हम ये पहले से जानते हैं कि इतनी क्वांटिटी, सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी नियत ताप पर कांस्टेंट होती है, नहीं बदलती है, नियतांक होती है। बोलो क्लियर हो गया। हम क्या फार्मूला जानते हैं ये, कि जो ये इतनी सी क्वांटिटी जो आपके सामने ये दिख रही है, ये ml अपान NE स्क्वायर A इंटू टाउ, ये एक नियत ताप पर कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है, ये कभी नहीं बदलती है। बोलो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि ये V अपान I इक्वल टू ये इतनी वाली राशि क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई एक निश्चित ताप पर। तो इसके बदले में हम यहाँ क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। तो देख लो V अपान I इक्वल टू क्या मिल गया, कांस्टेंट। और V अपान I इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियतांक, यही किसका नियम है, ओम का नियम है। बोलो क्लियर हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, इसके आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो हम पहले क्या किया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, मैं यहां लिख दिया हूं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का परिभाषा।
कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा फार्मूला निकाल दिए, क्लियर हो गया। ये सॉरी Vd से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा था, इसके आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो मैंने क्या किया है, इसके बाद इसके आधार पे ओम के नियम की व्याख्या करने के लिए मैंने अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध का एक फार्मूला लिखे हैं और इस फार्मूला में आप Vd की वैल्यू यहां से उठा के भर दिए, क्योंकि I इक्वल टू फार्मूला बताया है NEE इंटू Vd होता है। मुझे यहां से Vd की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो I अपान NEA इक्वल टू में यहाँ क्या बच गया है, Vd। इसके बाद मैंने क्या किया है, बस ये Vd है, इस Vd की जगह पे ये पूरा मान उठा के भर दिए, इक्वल टू जैसे है लिख लिए। इसके बाद तिर्यक गुणा कर दिए, इसका गुणा मैंने इसमें कर दिया, फिर इसका गुणा इसमें कर दिया, तो ये वाला मिल गया। हमको भी ओम के नियम में V अपान I इक्वल टू नियतांक चाहिए, कुछ नहीं किए हैं, भी जहाँ था यही लिख दिए। I इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो आई V और I एक साथ हो गए तो बराबर में इधर क्या बच गया, ml। ये इतनी सारी राशियां ये वाली इधर गुणा में थी, इधर गया तो किस में हो गया, भाग में। और हम जानते हैं ml अपान n स्क्वायर a इंटू टाउ, एक नियत ताप पर ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, नहीं बदलता है। तो V अपान I इक्वल टू ये पूरा क्या हो गया, नियत ताप पर कांस्टेंट, तो इस पूरे के बदले मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट। और यही क्या है, ओम का नियम है। बोलो क्लियर हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये आसानी से ओम के नियम की व्याख्या हो गई। डन।